चलो अब चैप्टर नंबर 4 में जो हम साइक्लोट्रॉन पढ़े थे उस पर आधारित एक सवाल हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 4.4। प्रश्न देखो क्या है। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज दिया गया है और प्रोटॉन को त्वरित करने वाले प्रचालन त्वरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, मतलब कि कोई प्रोटॉन को त्वरित कण के रूप में प्रोटॉन का उपयोग करना है तो उसके लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाए, और ड्रीज की त्रिज्या, ड्रीज का मतलब जो साइक्लोट्रॉन के वृत्ताकार पथ बन रहा है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और जो प्रोटॉन त्वरित कण के रूप में उपयोग किया गया है उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना है कि जो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के रूप में प्रोटॉन गति कर रहा है वो किस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उसका मान हमको निकालना है, और उस प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा निकालना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर देखना आवृत्ति दिया है f बराबर 10 मेगाहर्ट्ज या 10 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज या 10 की घात 7 हर्ट्ज लिख सकते हैं, और जो त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर। तब देखना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हम लोग साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र सिद्ध किए F बराबर QB बटे 2 पाई M। अब यहाँ से हम अगर B का सूत्र बनाए तो B बराबर 2 पाई F M बटे Q। यहाँ पर देखना 2 लिख दिया, पाई का मान 3.14, F का मान 10 की घात 7। अब यम द्रव्यमान, अब यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम बटे Q मतलब प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब यहाँ कैलसी से हल करेंगे तो 6.554 गुणे 10 की घात -1, या इसी को 0.665 टेस्ला लिख सकते हैं, या इसी को 0.66 टेस्ला लिखा जा सकता है, जिसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब उसके बाद हमको गतिज ऊर्जा का मान निकालना है, उसके लिए वेग चाहिए। तो देखना हम जानते हैं R बराबर mv बटे QB, यहाँ से अगर v का मान निकालेंगे तो QBR बटे m। इस सूत्र का उपयोग करके आप वेग निकाल सकते हैं, और वेग देखो मैं निकाला नहीं, अब डायरेक्ट गतिज ऊर्जा का सूत्र अप्लाई कर दिया, 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ m का मतलब देखना m/2, v का मतलब ये है, इसको ओवर करके लिख दिया q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटे m स्क्वायर। सॉल्व करने पर q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2m। ये सूत्र भी आपको साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा का निकाल के बताया था। और नहीं तो अगर जैसे इस सूत्र का उपयोग आपको नहीं करना है तो ये वेग का सूत्र जो यहाँ बना है, यहाँ से कीमत रखकर वेग का मान निकाल लेना, फिर 1/2 mv स्क्वायर सूत्र अप्लाई करके गतिज ऊर्जा का मान निकाल लेना, और नहीं तो ये सूत्र बना दिया गया है। ये सूत्र में कीमत रखेंगे q स्क्वायर मतलब आवेश का वर्ग, तो q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 है, तो 1.6 गुणे 1.6 q स्क्वायर है, गुणे 10 की घात -19 -38 हो जाएगा, इंटू b स्क्वायर, b का मान 0.66, तो 0.66 गुणे 0.66 बटे में r का मान 0.6 है, 0.6 गुणे 0.6 पूरे का बटे 2 गुणे m का मान 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। जब कैलसी से हल करेंगे तो 0.1201 गुणे 10 की घात -11 जूल आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 का भाग देंगे, जहां कैलसी में सोल्व करने पर 0.07506 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, या इसी को 7.506 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, या इसी को 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब कि साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.66 टेस्ला है। 3 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी आई हुई है, देखना। विद्युत धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सावर के नियम का सूत्र प्राप्त करना है। तो याद करो, ओस्टर नामक साइंटिस्ट ने कहा कि यदि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बायो और सावर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी भी धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो, उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किया जाए उसके लिए एक सूत्र दिया, और उसी सूत्र को बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। यहाँ पर मान लिया कोई एक धारावाही चालक तार है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक तार का एक सूक्ष्म खंड लिया गया है। देखना, ये सूक्ष्म खंड यहां से लेकर यहां तक लिया गया है, इसकी लंबाई डेल्टा L है।
इस सूक्ष्म खंड के कारण हमको बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होगा। आप जानते हैं कि चालक तार के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। तो पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो मान लिया वो बिंदु P है और इस चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, R है। और ये जो बिंदु P और चालक तार को मिलाने वाली रेखा के बीच थीटा कोण बना हुआ है और इसमें I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो वही चीज देखना है ध्यान से। माना धारावाही खंड, जो यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल लिया गया है उसी को धारावाही खंड कहा जाता है। उसी के कारण बिंदु P पर उत्पन्न हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो धारावाही खंड की लंबाई डेल्टा एल है और जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो धारावाही खंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है डेल्टा बी, यह तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती, धारावाही खंड की लंबाई के समानुपाती, बिंदु P से जो उसकी दूरी होता है उसके वर्ग के विलोमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोमानुपाती, और जो कोण बनता है उसके साइन के समानुपाती होता है। मतलब प्रवाहित धारा के समानुपाती, मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, धारावाही खंड की लंबाई के समानुपाती डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, साइन थीटा के समानुपाती डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। और इसी प्रोपोर्शन का चिन्ह हटा के जब बराबर का निशान लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। अब यहाँ डेल्टा बी क्यों लिखा हूं, क्योंकि यह धारावाही खंड की लंबाई सूक्ष्म लंबाई है, इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर अवकलन के रूप में लिख दें, डेल्टा बी को डीबी करके लिख दिया, डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल को डीएल देखो लिख दिया, तो डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे r²। जहां पर ये जो μ0 आया है उसको निर्वात या हवा की चुंबकीयशीलता कहते हैं। जैसे एप्साई0 था, एप्साई0 को हम कहते थे विद्युतशीलता, यहाँ पर μ0 को चुंबकीयशीलता कहा जाता है और इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वहां पर एप्साई0 का मान होता था 8.85 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता था, और यहाँ पर μ0 का मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी निर्वात या शून्यावकाश की या हवा की क्या है, चुंबकीयशीलता है, और ये बायोट-सावर्त के नियम का महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इस नियम का उपयोग आगे अब चैप्टर में हमको खूब अधिक प्रमाण में करना है और बहुत महत्वपूर्ण, ये नियम भी 2 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल 3 नंबर का महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से खूब तैयार कर लेना। ओके।